नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि डीआरडीओ और साथ में हमारी जो एडीए है, इन्होंने एक सेमिनार को कंडक्ट किया जहां पर उन्होंने भारत के जो भविष्य में फाइटर जेट होंगे उनको लेकर के डिस्कशन किया। साथ में इनके ऊपर अब तक क्या क्या काम हुआ है उस सब के बारे में भी यहाँ पर बताया। और इसी सेमिनार से जो भारत का एमका होगा उसके जो फाइनल स्पेसिफिकेशंस हैं वे भी निकल करके आए। साथ में यहाँ पर उसमें जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम होगा तो उसके बारे में भी यहीं से जो जानकारी है वो निकल करके आई। तो अब जो भारत का टेडी बीएफ है उसको लेकर के जो इंडियन नेवी के खुद नेवल चीफ है उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो हमारा टेडी बीएफ है तो उसका जो पहला प्री प्रोडक्शन वेरिएंट होगा तो उसको यहाँ पर 2029 में तैयार कर लिया जाएगा और इंडियन नेवी को वो 2031 तक यहाँ पर मिल जाएगा। और 2034 से जो इंडियन नेवी के पास मिग 29 के फाइटर जेट हैं तो उनको वे 2034 से रिटायर करना शुरू कर देंगे। तो इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि भारत ने जो नेवल तेजस यहाँ पर तैयार किया था यानी कि एलसीए नेवी, तो वो भी यहाँ पर किस तरह से भारत के काम आ रहा है, उसका जो अनुभव हमें मिला है, उससे जो एक्सपीरियंस और साथ में जो टेक्नोलॉजी हमें मिली है, तो उसी के कारण जो हमारा टेडी बीएफ है यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट, तो इसकी वजह से भारत इसके ऊपर काफी ज्यादा तेजी से काम कर पा रहा है। तो जो एलसीए नेवी तेजस है उसने 2019 में जो हमारा एकमात्र आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर उस समय था तो वहां से लैंडिंग और साथ में जो टेक ऑफ है वो किए थे, जिसके बाद भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बन गया था जिसके खुद के फाइटर जेट ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर से यहाँ पर लैंडिंग और साथ में जो टेक ऑफ है उसको यहाँ पर परफॉर्म किया हो। इससे पहले इस एलिट क्लब में केवल यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और साथ में यूके जैसे जो पहले से ही टेक्नोलॉजी में एडवांस देश हैं वे यहाँ पर शामिल थे। तो इन्हीं के साथ अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो इसके बाद इस सेमिनार के दौरान जो हमारी एडीए है उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि जो हमारा टेडी बीएफ है तो इसके जो पीडीआर का जो काम है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और उसको इस साल यानी कि 2022 में कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इसके बाद इसके जो सीडीआर का काम होगा यानी कि क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू, तो उसको 2023 तक यहाँ पर कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इससे पहले जो तेजस MK2 है उसका पीडीआर और साथ में जो सीडीआर है ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। सीडीआर को यहाँ पर जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है और साथ में इस साल का जो Q2 होगा तो वहां तक जो हमारा एम का फाइटर जेट है उसका जो सीडीआर है उसको भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इसके बाद जैसे ही टेडी बीएफ का जो सीडीआर है वो कंप्लीट होता है तो उसके बाद हमारी जो एडीए है उन्होंने इसके प्रोटोटाइप को बनाने के लिए लगभग 13,000 करोड़ के जो फंड है उनकी डिमांड यहाँ पर रखी है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर $2 बिलियन का अमाउंट होता है। तो इस अमाउंट में शायद से जो 2 प्रोटोटाइप है उनको यहाँ पर बनाया जाएगा और 2024 से जो पहला प्रोटोटाइप है उसके ऊपर यहाँ पर काम शुरू कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो साल 2025 होगा तो वहां पर जो टेडी बीएफ का पहला एयरक्राफ्ट है उसको यहाँ पर रोल आउट कर दिया जाएगा और इसके बाद 2026 में इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। तो पहले जो 2 प्रोटोटाइप होंगे तो उनका जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट के साथ उसमें जो रडार, एवियोनिक्स और साथ में जो वेपन्स होंगे तो मेनली इन सबकी जो टेस्टिंग है उसके लिए इन 2 प्रोटोटाइप का इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ में जो परफॉर्मेंस यहाँ पर प्लान की गई है तो उसको भी इन्हीं 2 प्रोटोटाइप से यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा या फिर जो प्री प्रोडक्शन टेडी बीएफ होगा तो उसका जो इस्तेमाल है वो एयरक्राफ्ट कैरियर से लैंडिंग और साथ में जो टेक ऑफ जैसे जो क्रिटिकल टेस्ट है तो उनके लिए उस प्री प्रोडक्शन टेडी बीएफ का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि मैंने आप सबको बताया ये जो प्री प्रोडक्शन टेडी बीएफ है ये इंडियन नेवी को 2031 तक यहाँ पर मिल जाएगा। और इससे पहले इस प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप को यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर टेस्ट किया जाए तो उससे पहले इसी तरह के जो सेम टेस्ट है उनको यहाँ पर जो भारत के पास ग्राउंड बेस्ड फैसिलिटी है वहां से किया जाएगा। जैसे कि भारत अभी के लिए जो राफेल और साथ में FA-18 सुपर हॉर्नेट है उनके साथ कर रहा है तो उस तरह के जो टेस्ट हैं वे यहाँ पर टेडी बीएफ के साथ किए जाएंगे। तो इसके बाद इस प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन रखी गई है तो उसको यहाँ पर अच्छे से फॉलो किया जाए और साथ में जो निगरानी का काम है तो उसके लिए हमारी जो इंडियन नेवी है उन्होंने स्पेशल अपनी एक टीम को तैयार किया है और उसको इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना दिया है ताकि वे यहाँ पर इंडियन नेवी की जो आवश्यकताएं हैं उनको भी बता सके, साथ में इस प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है उसको भी
अच्छे से फॉलो करा सके। तो इसके बाद अगर आप देखते हैं इंडियन नेवी के मौजूदा कैरियर बेस्ड फाइटर जेट को, तो उसके तौर पर हमारी इंडियन नेवी रशियन MiG-29K को इस्तेमाल करती है, जो कि अभी के लिए इंडियन नेवी के पास 42 से लेकर के 45 की संख्या में यहाँ पर मौजूद है। और INS विक्रांत के बाद यहाँ पर ये जो संख्या है ये और ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि ये जो 45 एयरक्राफ्ट हैं ये इंडियन नेवी के लिए काफ़ी नहीं होंगे। तो इसी के तहत जो इंडियन नेवी है उन्होंने लगभग 26 यानी कि 26 जो नेवल एयरक्राफ्ट है उनको यहाँ पर खरीदने का फैसला किया है, जिसमें वे राफेल या फिर जो FA-18 के ब्लॉक 3 वेरिएंट है उनको यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर यह भी एक्सप्लेन किया गया है कि जब तेजस को बनने में यहाँ पर 40 साल का समय लग गया, तो भारत कैसे केवल 10 से लेकर के 15 सालों के अंदर 3 अलग अलग फाइटर जेट को यहाँ पर तैयार कर लेगा। तो अगर आप तेजस फाइटर जेट को देखते हैं तो भारत के लिए वो एक लाइट वेट कैटेगरी में बेस्ट फाइटर जेट होने के साथ हमारे लिए एक बेस की तरह ही था। इससे पहले भारत के पास एयरक्राफ्ट को बनाने का कोई खास जो एक्सपीरियंस है वो नहीं था, ना ही हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, ना ही हमारे यहाँ जो एरोस्पेस सिस्टम है वो भी मौजूद था। यानी कि अगर देखा जाए तो भारत को चीजों को यहाँ से जीरो से स्टार्ट करना था। हालांकि आजादी के केवल 17 सालों के बाद भारत ने यहाँ पर जो HF-24 मारुत फाइटर जेट है उसको यहाँ पर बना लिया था, और केवल 17 सालों में एक ऐसा फाइटर जेट बनाना ये भारत के लिए एक मेजर माइलस्टोन से कम नहीं था। और साथ में भारत ने उस फाइटर जेट को एक बड़े नंबर के ऊपर भी बनाया। लेकिन जैसे कि अगर आप यूक्रेन को देखते हैं तो उनके पास भी जो नेवल शिप है उनको बनाने का एक्सपीरियंस था और साथ में डिजाइन वगैरह भी उनके पास थे, लेकिन उन्होंने उस स्टेटस को मेंटेन नहीं रखा, और इसी के कारण आज की तारीख में उनको अपने नेवल शिप को तैयार करने के लिए जो तुर्की है उनको ऑर्डर देने पड़ते हैं। तो सेम ऐसा ही भारत के केस में हुआ। भारत ने भी उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर मेंटेन नहीं रखा, और ना ही उससे हमें जो टेक्नोलॉजी और साथ में एक्सपीरियंस मिला था उसको यहाँ पर अलग स्केल पर बढ़ाया। और अगर भारत उस स्टेटस को यहाँ पर मेंटेन कर पाता तो हो सकता था कि आज आप इंडियन एयरफोर्स में MiG-29 Su-30 MKI और साथ में राफेल की जगह जो खुद के फाइटर जेट है उनको यहाँ पर देख रहे होते। तो उस बेस को तैयार करने में भारत को यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा समय लगा, लेकिन अब हमारे पास वो बेस तैयार है और अब हम जो फाइटर जेट बना रहे हैं तो अगर आप उनके डिज़ाइन को देखते हैं तो केवल उनमें एक बड़ा अंतर है, लेकिन उनके अंदर जो कंपोनेंट्स लगेंगे वे यहाँ पर सेम और साथ में पहले से ही टेस्टेड होंगे, जिसके कारण उनमें कम टाइम लगेगा। जैसे कि भारत ने 100 किलोमीटर तक यहाँ पर ट्रैक करने लायक 780 TR मॉड्यूल वाला उत्तम AESR रडार तैयार कर लिया है, जो कि लगभग 50 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। लेकिन अब हम भविष्य में उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड इसके अलग अलग वेरिएंट बनाएंगे। सबसे पहले उत्तम AESR का Mark II वेरिएंट आएगा, जिसमें लगभग 992 TR मॉड्यूल्स मौजूद होंगे। इसके बाद 1100 से लेकर के 1200 TR मॉड्यूल वाला, और इसके बाद एमका के लिए हम गैलियम नाइट्रेट बेस्ड उत्तम AESR का जो वेरिएंट है उसे तैयार करेंगे। और ये सारे जो वेरिएंट है ये पहले से ही टेस्टेड उत्तम AESR रडार के ऊपर बेस्ड होंगे, और साथ में जो वेपन पैकेज है वो भी भारत पहले से ही तैयार कर लेगा। और साथ में सारे फाइटर जेट में जो वेपन पैकेज है वो टेस्टेड स्वदेशी और साथ में सेम होगा, जिसमें अस्त्र मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट होंगे, रुद्रम मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट होंगे, DRDO के साव, गोरम और साथ में जो HSLD बॉम्ब है इनके अलग अलग वेरिएंट होंगे, ब्रह्मोस का NG वेरिएंट यहाँ पर होगा। और साथ में भारत सारे फाइटर जेट के लिए एक स्वदेशी इंजन को भी बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ में जो रडार एवियोनिक्स है वे भी यहाँ पर सेम होंगे, लेकिन उनके अलग अलग जो वेरिएंट है उनका इस्तेमाल इन सब में किया जाएगा। तो इसके कारण भारत 3 फाइटर जेट को एक साथ लेकर के चल रहा है। तो दोस्तों इस सब के बाद आपको इनके ऊपर क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ में आपकी जो राय है उसे भी मैं जानना चाहता हूं। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।